नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की। और चुनाव की बात जरूरी है क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर रही, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब आचार संहिता लागू हो गई है। अब चुनाव आयोग का डंडा चलने वाला है। पूरी जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग के पाले में आ गई है। 7 चरणों में इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और जब मैं 7 चरण कहता हूं तो यह दरअसल लागू होता है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनावी प्रक्रिया तो 14 जनवरी को शुरू हो जाएगी, नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले चरण के जो मतदान है वो 10 फरवरी को होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को 58 सीटों पर चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने वाली है, जैसे कि हुई थी 2017 में भी। दूसरा चरण 14 फरवरी को 55 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 तारीख को चुनाव निपटा दिए जाएंगे। उसके बाद 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव 59 सीटों पर मतदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर चौथा चरण 23 फरवरी को 60 सीटों पर यह चुनाव होने वाले हैं। पांचवां चरण 27 फरवरी को मणिपुर में भी पहले चरण का चुनाव होगा और 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। छठा चरण 3 मार्च को दूसरा चरण संपन्न हो जाएगा मणिपुर का भी, और छठे चरण में 57 सीटों पर चुनाव होगा। और 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को 54 सीटों पर मत का इजहार करेंगे मतदाता उत्तर प्रदेश में, और 10 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके सर ताज आता है? और वो तो कहते हैं ना कि लखनऊ से ही होकर गुजरता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता। इसीलिए 2022 के ये चुनाव खास उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहे जा रहे हैं। ये 2024 की लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होने वाला है, और इस बार चुनाव नए अंदाज में होंगे। न्यूज 24 2 हफ्ते से यह मुहिम चला रहा था कि यह कोरोना का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है, 29 दिसंबर को, आज से 10 दिन पहले 13,000 केसेस थे। अब वो बढ़कर 1,45,000 केसेस हो गए हैं। घातक नहीं है अभी लक्षण, मौतों का आंकड़ा बहुत मामूली है, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एहतियात तो बरतनी होगी, और इसीलिए इस बार कड़ी पाबंदियां लगाई हैं चुनाव आयोग ने। 15 जनवरी तक, यानी कि आने वाले 1 हफ्ते, कोई रैली, कोई रोड शो, कोई नुक्कड़ सभा नहीं इजाजत दी जाएगी। तो अभी तक जो भीड़ की भरमार, रैलियों की जो मार चल रही थी, वो अब नहीं दिखाई देंगी, कम से कम 15 जनवरी तक। और हालात बेहतर नहीं हुए तो यह पाबंदी आगे भी लगी रहेंगी। तो बदलते वक्त में हम चुनाव प्रचार प्रसार का एक बदलता हुआ तरीका भी देखेंगे, जिसमें कैंपेन्स, इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने वाला है। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन पर टाइम स्लॉट्स मिलेंगे राजनीतिक दलों को। यह बात आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने साफ कर दी। 8 बजे के बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो जैसे नाइट कर्फ्यूज लगे हुए हैं बहुत से राज्यों में, दरअसल चुनावी प्रचार प्रसार पर भी नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग तो आप कर सकते हैं, उसमें भी 5 आदमियों से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। अब सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत तो किया है, लेकिन तैयारियां क्या हैं? ये क्रिकेटिंग टर्म्स में मैं आपको कहूं कि आप पिच आपको मालूम है, उसके लिए आप तैयारी करते हैं। वैसे ही गेंदबाज, वैसे ही बल्लेबाज आप टीम में उतारते हैं।
लेकिन पिच ही बदल दी जाए, सडनली एक बड़ी बाउंसी विकेट हो जाए, ग्रीन टॉप हो उसका, तो खेल के नियम बदल गए हैं। और इसमें तैयारी किसकी ज्यादा है, कौन पूरे तरीके से तैयार है, प्लान बी किसने तैयार कर रखी थी, यह बहुत अहम सवाल हो जाता है। और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल पाएगी क्या? वैसे भी सामान्य चुनावी प्रचार में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। जिसके पास ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा रीच, ज्यादा पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, इन सब का फर्क पड़ता है। लेकिन अब बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में जो ताल ठोकी जाती थी, जो भीड़ का रेला बुलाया जाता था, जो लोगों को उत्साहित कर उन्हें अपनी बात, उनके सामने अपनी बात पेश की जाती थी, अब वो जरिया बंद हो जाएगा। परंपरागत तरीके जो हैं वो विराम लगा है, अर्ध विराम है कि यह पूर्ण विराम होगा, यह आने वाला वक्त गवाही देगा। मीडिया में भी पहले क्या होता था चुनाव में, हम भी बड़ी आसान पत्रकारिता करते थे, करते आए हैं बहुत सालों से। कोई भी बड़ा नेता हो, उसकी चुनावी रैली है तो काट दीजिए जी, घंटे भर का आपका प्रोग्रामिंग हो गया। वो देश के प्रधानमंत्री हों नरेंद्र मोदी, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने रथ पर निकले हुए हैं, राहुल गांधी कोई चुनावी रैली कर रहे हैं, तो वो पूरी दिखा दीजिए। हम भी एक प्रसार प्रचार का माध्यम बन जाते थे। लेकिन अब आदमी को जाकर समझाना होगा एक एक करके। नुक्कड़ सभाएं भी नहीं कर सकते आप, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, सोशल मीडिया टीम्स होंगी। और आजकल मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म पर सवाल उठते हैं कि निष्पक्षता का पैमाना लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की भी एक दिक्कत है, बातें बहुत कही जाती हैं लेकिन वहां पर फेक बातों का भी एक जलजला सा आता है। तो उसको कैसे रोका जाएगा और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे राजनीतिक दल, ये आने वाले 2 महीने इस बात की गवाही देने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, नए नियम का ऐलान, किसे फायदा किसे नुकसान। और अब की बार भीड़ नहीं मुद्दों की भरमार। मुद्दों पर आना पड़ेगा क्या, वरना एक बयान को लेकर पूरे दिन चर्चा होने लग जाती है। अब लोगों के बीच जाकर उन्हें मुद्दे समझाने होंगे क्या। इसी पर चर्चा करने के लिए हम बहस नहीं करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएच खान, देश के सबसे दिग्गज सेफोलॉजिस्ट एक्सेस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल शहजाद, नए अंदाज में चुनाव होने वाला है, तैयार हैं? स्वागत करते हैं जो फैसला किया चुनाव आयोग ने और जो पाबंदियां लगाई हैं। संदीप जी, आपके इस प्रतिष्ठित शो और चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग को हार्दिक रूप से उनका धन्यवाद और उनका स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव के पर्व की एक तरीके से ब्यूगल या शंखनाद जो की है, और मुझे लगता है कि हम सभी लोग बड़े उत्साहित हैं इस पर्व में पूरी तरीके से शामिल होने के लिए। और जो भी चुनाव आयोग गाइडलाइन उन्होंने तय की है, चाहे वर्चुअल माध्यम से अभी के लिए 15 तारीख तक नो फिजिकल रैलीज, तो हम उसका पूरे तरीके से स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। परंतु एक चीज़ मैं संदीप जी आपकी प्रस्तावना को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं कई बातों से आपकी इत्तेफाक रखता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा 3-4 आरोप जो मेरी पार्टी पर लगाए जाते हैं, हालांकि ये निराधार आरोप है कि पैसों का इस्तेमाल, ये कहते हैं मीडिया हमारे कब्जे में है, ये कहते हैं कि देखिए हम बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज वर्चुअल रैली में तो जो वर्चुअल माध्यम होता है, आपको पता है सबसे डेमोक्रेटिक माध्यम होता है। इसमें ना मीडिया का कोई रोल होता है, ना इसमें पैसों का
1 लाख की भीड़ जुटाने में और 1 लाख का ऑडियंस यूट्यूब पे बनाने में, दोनों में किसमें ज्यादा खर्च होगा आप भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। तो मुझे लगता है आज जब अखिलेश यादव जी 10 मिनट भी नहीं हुए और इसका विरोध करने लगे, तो मुझे लगा कि देखिए ये वर्चुअल रैली तो बहाना है, अखिलेश जी को बनाना है बहाना, ताकि वो परिवार को बचाना है। हार उनको नजर आनी शुरू हो चुकी है। तो पहले ईवीएम पर सवाल, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, कभी वैज्ञानिकों पर सवाल, कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल, और आज वर्चुअल रैली पर सवाल। और आए दिन ये कोविड एक्सपर्ट बनेंगे, आए दिन ये तमाम मंडली, किसी दिन कोविड एक्सपर्ट यहां पर बनकर घूमेगी, वहां पर बनकर घूमेगी, तीसरी जगह बनकर घूमेगी। आज इतना अच्छा कदम उठाया गया है तो क्योंकि आपने कोविड काल में ना फिजिकली उतरकर काम करने का काम किया, ना वर्चुअली जैसे हमारा सेवाई संगठन काम कर रहा था वैसे करने का काम किया, तो आज आपने एक बहाना फिर से बना दिया है। और इस बहाने से पता चल रहा है कि हार की जो है एक तरीके से इनको, जी बीजेपी तैयार है, शहजाद बिल्कुल तैयार है। जो भी चुनाव आयोग कहता है हम पूर्ण तरीके से तैयार है, क्योंकि हमने कोविड काल में वर्चुअली भी और फिजिकली जमीन पर उतरकर भी जनता के बीच में रहने का काम किया है। और इसीलिए चाहे जो भी तरीका, और समाजवादी पार्टी कोई गरीब पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी में सबसे अमीर पार्टी समाजवादी पार्टी है, और किस प्रकार से संसाधन इनके इत्र के मित्र से निकल रहे हैं ये पूरे देश ने भी देखा है। तो मुझे लगता है ये बहानेबाजी मित्र किसका मित्र था, ये बहानेबाजी ये तय नहीं हो पाया शहजाद। ये दूसरे नंबर की भी लड़ाई में नहीं है। वो इत्र का मित्र दरअसल किसका मित्र था ये तय नहीं हो पाया। वो पीयूष जैन किसका था और पंपी जैन किसका था ये अभी तय नहीं हो पाया, या हो गया है तय? नहीं पंपी, अरे पंपी से भी हाथ धो रहे हैं, पंपी से भी हाथ धो रहे हैं क्या ये? मुझे ये ब्रेकिंग नहीं, वो पंपी के पंपी पर रेड 5 दिनों बाद हुई। वो पहली रेड जो पड़ी वो किसका आदमी था? पीयूष जैन जी। नहीं, उससे पहले भी रेड हुई और उसमें भी 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम, 68 करोड़ माना गया, 400 करोड़ का बोगस ट्रांजैक्शन, ये सारी बातें। और देखिए जहां पर भी भ्रष्टाचार का हो इत्र, वो निकलता है समाजवादी का मित्र। अब देखिए 58,000 करोड़ का नहीं, पीयूष जैन मतलब समाजवादी का था, आप ये कह रहे हैं? बताया है इससे पहले लैपटॉप वितरण स्कैम। नहीं, पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का था, आप ये कह रहे हैं? जी, पीयूष जैन जिसका था उसी को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। मैं आपको कह रहा हूं जिसको दर्द हुआ वो उसी का। हाँ, वही तो, वो दर्द अभी देखना बाकी है। नहीं, उसमें 2-3 बातें ऐसी हुई थी, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। वो दर्द जिसको हुआ वो उसी का है। ठीक है शहजाद, पर उसमें 254 करोड़ रुपए का काला धन मिलता है। कार्रवाई हुई। हाँ सुनिए ना, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। 254 करोड़ रुपए का काला धन मिला और उसमें डीजीजीआई ही छापे मार रहा है, इनकम टैक्स के ऑफिशियल ले जाए नहीं गए, 52 करोड़ की पेनल्टी से बाकी सारा सफेद हो गया, तो वो आईटी वाले क्यों नहीं गए? अभी तो वो मेरे ख्याल से और परतें खुलनी बाकी हैं कि नहीं? संदीप जी, मुझे तो लगता है कि और बहुत सारी परतें खुलेंगी और वो एजेंसियों के हाथ में रख दीजिए। पर जिन्होंने कहा चुनाव संपन्न होने तक रेड मत कीजिए और रेड हो गए, उनके इस बयान से पता चलता है कि रेड से, ब्लैक मनी पर रेड से डर किसको लगता है? माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, डर किसको नहीं? अभी तो बदले हुए अंदाज की बात कर रहे हैं चुनाव की। घनश्याम तिवारी यहां पर शहजाद पूना वाला आरोप लगा रहे हैं, आपने तो अपना विजय रथ रोक दिया था ना, वो यात्राएं रोक दी थी। 7, 8, 9 तारीख के जो कार्यक्रम थे अखिलेश यादव के रोक दिए, इसलिए कि भाई आप कह रहे थे हमें लोगों की परवाह है, कोरोना फैल रहा है, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो अब चुनाव आयोग ने कड़ी पाबंदियों के साथ तारीखों का ऐलान कर दिया, तो वर्चुअल रैली पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप तैयार नहीं हो वर्चुअल रैली के लिए? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। और उत्तर प्रदेश और देश भर में चुनाव ये ऐसा अवसर है कि देश के हर परिवार को बुरे दिन दिखाने वाले आडंबरी सरकार और उसका आडंबरी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये बताना कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ऑक्सीजन से लोगों की कमी से लोगों की जानें गई, जो मरीज हैं उनके परिवार हैं उनको धमकाना गलत है चुनी हुई सरकार, पुलिस के द्वारा अत्याचार करना गलत है, किसानों को रौंदने की साजिश करने वाले को मंत्री बनाए रखना गलत है, कि 700 किसानों की जान गई, प्रधानमंत्री ने अपने कदम एक इधर से उधर नहीं डगमगाए, ये गलत है। ये बताने का मुद्दा, ये अवसर है। तो ये तो अवसर दे दिया ना चुनाव आयोग ने, घर घर जाकर अब लोगों को समझाइए। तैयार है ना इसके लिए? बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर तैयार रही है। एक टेक फॉग का मामला जैसे सामने आया है, पब्लिक नैरेटिव गणना, निष्क्रिय व्हाट्सएप खातों की फिशिंग, सुनियोजित प्रताड़ना के लिए आम लोगों के डेटाबेस का इस्तेमाल, हर सबूत मिटाने
दिखाने की ताकत, ये कुछ उसकी ताकतें हैं। शेयर चैट और अनेक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मोबिलाइज होता है फेक न्यूज के लिए, और ये फेक न्यूज की ताकत देश में किसी और पार्टी के पास नहीं है जो ताकत इतनी है। उसी तरीके से अगर सभाएं खाली रह गई और उसको अपनी जान का खतरा बता करके आडंबर करने की ताकत देश के किसी नेता में नहीं है। इसके बावजूद चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम कर रहे हैं ना घनश्याम तिवारी। रैलियां करती है बीजेपी तो उसमें सवाल उठाते हैं। अब यहां पर रैलियों पर पाबंदी हो गई, भीड़ नहीं जुटा सकते, लोगों को जाकर समझाना है तो उसमें जी फिशिंग करवा देते हैं, फेक न्यूज बढ़ा देंगे। तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। जब भी चुनाव होता है हम सबकी मुहिम होनी चाहिए कि लोकतंत्र की आवाज मजबूत हो। वो आवाज कब मजबूत होगी? जब चुनाव आयोग, जिसका एक ये जिम्मा है, वो प्रयास करे कि जितना अधिक से अधिक हो सके लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए। अगर चुनाव आयोग ये प्रयास करता है, मैं बताता हूं, वो ऐसे हो कि चैनल पे अक्सर गोदी मीडिया कहा जाता है, प्रधानमंत्री महान है कि का जाप किया जाता है, उसमें तमाम पार्टियों को अब चाहिए कि उनकी पार्टी, उनके कार्यक्रम, उनके वादे और उनके प्रस्तुत किया जा सके, और वो चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। जिन अखबारों में पहले, दूसरे, तीसरे पन्ने पर सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे से एडवर्टाइज किया जाता है, फर्क साफ है। उन अखबारों में अब भाजपा साफ है कि भी इश्तेहार छपने चाहिए। और अंतिम बात, वो ऐसे होगा कि जब कोई पार्टी जो कि इसके अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से साल भर में 3,000 करोड़ अननोन सोर्स से लगभग क्लेम करती है कि उसने गैदर किए, अर्जित किए, इस तरह की पार्टियों के ऊपर भी ऐसे ही पैमाने हो जो अन्य पार्टियों के ऊपर हो। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, पर आप समर्थन कर रहे हैं जो चुनाव आयोग ने किया। मुकेश शर्मा, आपकी पार्टी तो पहली पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, बड़ी रैलियां आपने अपनी रद्द कर दी थी, वही काम अब चुनाव आयोग कर रहा है, तो इस नए अंदाज के चुनाव के लिए तैयार हैं आप? संदीप जी, प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले 15 दिन के लिए अपनी तमाम रैलियों को रद्द किया और वो 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर चुकी हैं। जो निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है, हम उसका पुरजोर स्वागत करते हैं, क्योंकि ये लोगों की सेहत को, लोगों की जान को बचाने का सवाल है। जितना चुनाव आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, उतना ही आवश्यक लोगों की जान बचाना भी है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि घनश्याम तिवारी जी ने भी फेक न्यूज का जिक्र किया है। हम चुनाव आयोग से ये जरूर चाहेंगे कि जो गाइडलाइंस बनाई हैं, जो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच पर नजर रखी जाएगी, हेट स्पीच के अलावा फेक न्यूज पर भी नजर रखी जाए, ये भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मैं 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा संदीप जी, आपने बड़े शुरुआत में बहुत अच्छे ढंग से इसको उठाया है। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, ये चुनाव वर्चुअल हो या फिजिकल होता, ये कोरोना काल नहीं होता तो फिजिकल रैलियां होती। इस देश में जनता इतनी त्रस्त है, और खास तौर पे जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आपने सही फरमाया है, सेमीफाइनल। मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं। तो जाकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है ना। अगर मुद्दों की भरमार है, आप कह रहे हैं मुकेश शर्मा, तो मुद्दे समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है ना। अब वो होता दिखेगा क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। 10 मार्च को 10 मार्च को इस सेमीफाइनल में मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को विधानसभा के 5 राज्यों के। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर, हम जो 5 आदमियों की गाइडलाइन दी गई है, पहले से ही उत्तर प्रदेश में और तमाम 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और रैलियां आपने पंजाब में कहां रद्द की थी मुकेश भाई? 5 रैलियां पंजाब में रद्द की। पंजाब में तो आप भीड़ जुटा रहे थे, जब कार्यकर्ता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में तो वहां रैलियां बंद कर दी। हकीकत तो यह भी है, कड़वी लगेगी आपको। नहीं संदीप जी, नहीं, गलत। आप तो, अरे जो मीडिया प्रो मीडिया है, वो तो दिखा रहा था बरेली की हमारी मैराथन में लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इतनी भीड़ थी कि वहां कहते हैं धक्का मुक्की हो गई थी। इसको छोड़िए, अफरा तफरी हो गई थी। प्रियंका जी की वाराणसी में जो रैली हुई, ऐतिहासिक रैली थी।
हाँ, वो मैं एक बात कहना चाहता हूं अदब के साथ कि हम जमीनी स्तर पर पूरी तरह मजबूत हैं और तो आप जो जमीन पर चुनाव- लड़ने को तैयार हैं, जमीन पर ही लड़ना पड़ेगा। और आप तो बड़ी रैलियां नहीं कर रहे थे एमएच खान, तो ये दरअसल रणनीति में सोने जी। पे सुहागा हो गया क्या? 2 ही तो रैलियां की पिछले 3 महीनों में मायावती ने, आपकी नेता ने। नहीं, रैलियां हमने की और बड़ी रैलियां हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब मानवर काशीराम जी की जयंती पे की थी तो बहुत बड़ी रैली थी। इतनी बड़ी रैली किसी की नहीं हुई थी। उस वक्त कोरोना काल भी नहीं था, उस वक्त कोरोना कोई डर भी नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि जो चुनाव आयोग ने कह दिया है उसके पहले ही हमारी पार्टी ने, आप पता कर लीजिए कि 60 से 70% हमने एमएलए के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी किसी पार्टी में कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, किसी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हमारी पार्टी ने घोषित कर रखा है और वो चुनाव में अपना काम कर रहे हैं। पहले से हमारी पार्टी तैयारी कर रही थी। अब देखिए, बात जब कोई निकालता है तो बात समझ में आती है। देखिए, पैनलिस्ट में कोई बैठा आदमी ईवीएम की बात नहीं किया। शहजाद पूनावाला ने ईवीएम की बात कह दी, तो क्या ईवीएम का खेल करेंगे ये? ईवीएम से हम चुनाव हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन डरते नहीं है। ईवीएम हैक भी हो सकती है, लेकिन सवाल इसका बीजेपी क्यों उठा रही है और कोई पैनलिस्ट क्यों नहीं उठा रहा है? और दूसरा सवाल इन्होंने जब नोटों की बरसात की बात कही तो नोटों के साथ 23 किलो सोना बरामद हुआ था संदीप जी। वो सोना हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का नहीं था, वो सोना विदेश का था जिसपे मोहर विदेश की लगी हुई थी। तो वो सोना किस एयरपोर्ट से आया, हवाई जहाज से आया कि पानी के जहाज से आया कि आसमान से कूद पड़ा, ये जवाब तो केंद्र की सरकार देना पड़ेगा ना। एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटियां हैं वो कैसे सोना अंदर तो लोगों को घर घर जाकर समझा सकते हैं ना। बाकी चीजों को जो आप कह रहे हैं, अब तो घर घर जाकर समझाना होगा। नहीं, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। हाँ। चौधरी साहब, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर सोना आ सकता है तो आरडीएक्स भी आ सकता है, बम भी आ सकता है। कैसे एयरपोर्ट से आया, सवाल इस बात का है ना। ये तो नेशनल लेवल पर बात पहुंचती है। हम आज चुनाव खाली उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये खतरा पूरे देश के ऊपर हो सकता है। ये बड़ा भारी सवाल है जिसको लोग उठा नहीं रहे। और मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से इस सवाल को आप उठाइए सर। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपने हमेशा सही बात को उठाया है। इस बात को आपको उठाना चाहिए सर कि ये सोना आया कैसे। इस देश में अगर सोना आ सकता है तो और भी चीजें आ सकती हैं। बाकी चीजें तो हम बताएंगे ही। हम सब चीजें बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, महंगाई बता रहे हैं, चरम सीमा में महंगाई है, गांव के लोग रोटी खाने को मोहताज हो गए हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा। दूसरा सवाल संदीप जी सुन लीजिए कि जब से ये 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं बीजेपी वाले, तब से पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं? तब अब कंपनियां घाटे में नहीं है, अब कंपनियां फायदे में चल रही हैं। अब गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहा है। और आप देखिएगा इस चुनाव के बाद, 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो मार पड़ेगी जनता पर, जनता कराहेगी, चिल्लाएगी। यह है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, पर अब और समझाने का मौका आप कह रहे हैं सबको मिलेगा, मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुद्दा उठा है। लेकिन प्रदीप गुप्ता, देखिए, एक परंपरागत चुनाव भी बदले हैं। पहले वो लाउड स्पीकर लेकर रिक्शा वाले गांव देहात में घूमा करते थे, झंडियां पोस्टर्स से पटी रहती थी दीवारें, हम पर्ची के जरिए अपना मतदान करते थे, ईवीएम आ गए। तो ये परंपरागत तरीके से एक डिजिटल चुनाव प्रचार प्रसार, इसके राजनीतिक दलों पर क्या मायने होंगे? क्या गेम बदलेगा? नफा नुकसान का आकलन भी बदलेगा क्या? आप होकर आए यूपी, तो इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, 2 विषय हैं। एक प्रचार प्रसार का तरीका और दूसरा है कि परिणाम किस तरह के आएंगे। ये 2 विषय हैं। कोरोना के चलते बिहार से चालू हुआ कोरोना, तो 6 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं इस कोरोना काल में, 5 1 और बिहार 1 6। एक ही चीज मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव होता है, जो जनता होती है, जो इसने आपको 5 साल पहले जो आपने रैली की थी, जो वादे किए थे, तो कथनी और करनी, तो तब उस समय आपने क्या कहा था और जमीन पे इन 5 सालों में क्या डिलीवर किया, उसके आधार पे जनता अपना मत बनाती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। रैली और प्रचार प्रसार का मुद्दा ये है कि आप अपनी बात बताना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो पिछले 6 यदि देखें चुनाव को,
तो उसमें 4 राज्यों में सरकारें रिपीट हुई, केवल 2 राज्यों में सरकारें बदली, वो थे तमिलनाडु और एक छोटा राज्य पौंडीचेरी। तो ये तो बात हो गई पास्ट की, जो हमने कोरोना काल के अंदर अनुभव देखा था। अब आ जाइए आप सोशल मीडिया और प्रचार। नहीं, मैं परंपरागत तरीके पर एक कमेंट और चाहूंगा। देखिए, आपने कहा कि पब्लिक है, सब जानती है, पर ये जो 10-15% अगर मैं कहूं फ्लोटिंग वोटर होता है और बड़ी बड़ी रैलियों का जब आयोजन होता है, वो एक आकर्षण का केंद्र भी बनता है और लोगों को अपनी ओर खींचने का एक माध्यम। तभी तो इतना धन बल, बाहुबल, तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती है ना रैली को बड़ी करने के लिए। अब वो चीज नहीं होगी तो इसका फर्क पड़ेगा क्या चुनावी नतीजों पर? इसका फर्क पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था। आप मेरी मत बात मानिए, आप उदाहरण देख लीजिए। चलिए बिहार 2020 का इलेक्शन देख लीजिए, नीतीश कुमार जी की रैली में मुट्ठी भर लोग आ रहे थे, मुट्ठी भर। उसके उलट तेजस्वी प्रसाद यादव की रैली में अच्छी खासी संख्या आ रही थी। रिजल्ट क्या आया आपके सामने? तेजस्वी प्रताप यादव की पार्टी और गठबंधन तो हार गया। वो एक बात। दूसरी बात, अब बंगाल ले लीजिए। बंगाल के अंदर आप ये मानेंगे कि टीएमसी और बीजेपी की रैली की संख्या की बात करें तो शायद बीजेपी की थोड़ी ज्यादा ही होगी, कम तो पक्का नहीं थी तब टीएमसी से। परिणाम क्या है आपके सामने। तो रैली तो ठीक है, नेता अपनी बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो जनता ठीक है सुन लेती है। बट वो जो वर्डिक्ट दे रही है आपको, वो जो पिछले 5 साल पहले आपने वादे किए थे और क्या डिलीवरी किए, वो एक एक चीज लिख के रखती है, एक एक चीज लिख के रखती है। मेरी बात मान लीजिए। और ऐसे में जो ये डिजिटल माध्यम का नया भूत जो आ गया है, जिसमें निष्पक्षता का हवाला भी दिया जाता है, फेक न्यूज भी प्रोपेगेट की जाती हैं, अब वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इस पर इसका कितना असर पड़ेगा अब चुनावों में? मैं आ रहा हूं। अब आप हकीकत देख लीजिए, हमारी लगातार स्टडी जो होती है, हमारे सर्वे का एक सवाल ये भी होता है कि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं कि फीचर फोन यूज करते हैं, और कि कोई भी फोन नहीं है। तो आपको हकीकत बता दूं, आज कंट्री के लेवल पे हर प्रदेश में थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आज की डेट में करीब 55 से 60% लोगों के पास स्मार्टफोन है, मतदाताओं की बात कर रहा हूं, और करीब 40% लोग फीचर फोन अभी भी इस्तेमाल करते हैं, और करीब 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई फोन नहीं है। तो पहले तो आप ये हकीकत जान लीजिए। उसके बाद जो 100 वोट पड़ते हैं, उसमें अमूमन 65%, यदि नेशनल एवरेज देखें 67% वोटिंग हुई थी। उसका मतलब उस 67 में 80% लोग रूरल और पुअर के होते हैं, तो उनके पास अमूमन फीचर फोन या कोई फोन नहीं होते हैं। तो स्मार्टफोन की बात जहां तक हुई, अब जिसके पास स्मार्टफोन है उसमें भी अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी कितनी पहुंच है, ये रीच का सवाल है, एंगेजमेंट का सवाल है। आपका डेटा क्या कहता है? उस एंगेजमेंट में आगे कौन है? उस एंगेजमेंट में तो बीजेपी बहुत आगे, उसमें कोई सवाल नहीं। बट मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि उस एंगेजमेंट में और जमीन के मामले पे भी बीजेपी का जो काडर बेस है, घर घर जाने की फिजिकल की भी क्षमता है, वो दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा है नेचुरली। उसमें तो कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है, दो राय नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पहुंच होने से ही काम चल जाएगा। आपको मैं वापस डिलीवरी के ऊपर कह रहा हूं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं। मैं एक और छोटी सी बात पूछना चाहूंगा प्रदीप गुप्ता, नुक्कड़ सभाएं भी, बड़ी रैली की बात छोड़ दीजिए, नुक्कड़ सभाओं पर भी पाबंदी है, और ये जारी भी रह सकती है 15 तारीख के बाद। हालात हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर हो सकता है ना कि हालात और बिगड़ जाएं, 1.5 लाख का 1,45,000 का आंकड़ा 4-5 लाख या 6 लाख हो जाए, तो ये पाबंदियां जारी रहेंगी। उसमें नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक है, 5 आदमी ही डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। इसका भी फर्क पड़ता है क्या? बड़ी रैली में ना जाए आदमी, पर उसके गांव मोहल्ले में, शहर में नुक्कड़ सभाएं जो होती हैं, उसका मानस बनता है ना? नहीं, मानस बनता है। मैं आपको बताऊं, सभी पार्टियां बड़ी सक्षम और स्मार्ट हैं। वो जो फीचर फोन की मैंने जो बात करी, उसमें भी ये लोग IVR का इस्तेमाल करेंगे, अपनी मैसेजिंग को फोन वॉइस मैसेजेस के थ्रू भेजेंगे। रही बात नुक्कड़ सभा की, तो इनकी जो बिहार के अंदर भी वैन्स चलती हैं, तो इन्होंने एक नुक्कड़ पे वैन खड़ी कर दी, और अमूमन पूरे मोहल्ले पड़ोस के लोग अपने अपने घर में खड़े होके भी उसका आकर्षण केंद्र होता है, वो अपनी बात फिर भी करेंगे, जो आप पहले लाउड स्पीकर से करते थे, जो अभी आपने बताया। पहले रिक्शा जाता था, फिर एक अच्छी खासी कार जाती है, अब बड़ी वैन जाती है। तो समय के साथ साथ वो तो चलते रहा है। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आप कह रहे थे ये पब्लिक है, ये सब जानती है, क्या
मुद्दे सेंटर स्टेज पर आएंगे या रैलियों में दरअसल क्या होता है कि एक दो बयानों पर ही पूरे दिन मीडिया भी, मैं भी उसका हिस्सा हूं, उन बयानों को लेकर ही ऐसा लगता है आज यूपी की तो बस खबर ये थी, मानो और कुछ नहीं था। अब मुद्दों की भरमार होने लगेगी क्या भीड़ की जगह? मुद्दों की भरमार पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मेरी बात मानिए आप, 80% जो वोट पड़े हैं उसमें जो जनमानस है, पॉपुलेशन है, वो सरकार की सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर उनका जीवन चलता है, उनकी लाइवलीहुड उसके ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनके घर में क्या आया, वो जब वो रोड से चल के जाते हैं तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों से संबंधित मुद्दे, उनको सब अच्छी तरीके से पता उनको है। सब मालूम है, ये आपको पब्लिक कुछ है, सब बताने की- जानती है। तो ऐसे में सुखी एक चीज बताइए, जो ये चुनाव का अंदाज बदल गया है तो मुद्दे भी बदलेंगे क्या? जो मुद्दे रैलियों में उठाए जाते थे, भाषणों में परोसे जाते थे, अब उनमें बदलाव आएगा क्या? ये जो जैसे पिच बदल दी है ना, क्रिकेटिंग टर्म्स में कहा जाए, एक पिच जिसके बारे में आपको पता था, अब एक अनजानी पिच दे दी गई है सबको। देखिए, मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए और इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या चाहिए, मैं बैठे बैठे लिख रहा था कि क्या चाहिए उनको। डीप ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो परकोलेट करके नीचे तक बात को पहुंचा दे। डीप ऑर्गेनाइजेशन, डीप पेनिट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी पेनिट्रेट करके बात नीचे जाएगी। आज की तारीख में जैसे चुनाव होने हैं तो डीप डिजिटल प्रेजेंस चाहिए और इन सब के लिए डीप पॉकेट चाहिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ा देता हूं। सोशल मीडिया पे फुटप्रिंट्स आज की तारीख में, और चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पे बीजेपी की फुटप्रिंट्स सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के भी है, पुरानी पार्टी है, उसने भी 2014 के बाद इसको उसमें विस्तार किया है अपना। समाजवादी पार्टी थी, ये मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव जब से आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना विस्तार किया है। मैं अभी चुनाव की घोषणा हुई और उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला ट्वीट आया, 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। बीजेपी की तरफ से आया, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर से आ रहे हैं भगवाधारी। एक में अखिलेश की फोटो है, एक में योगी आदित्यनाथ की फोटो है। और बीएसपी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती थी वो अब सोशल मीडिया पे आ गई है और एक बड़ा वर्ग बीएसपी को पसंद करने वाला, उसका समर्थक, उसको प्रोपगेट करने वाला भी खड़ा हो गया है। दूसरा क्या माध्यम है? डोर टू डोर कैंपेन। अब बीजेपी की करियर कौन है? वो आरएसएस के फुट सोल्जर है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो उनके बैकबोन है, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस का सेवा दल हुआ करता था, रिडंडेंट है आज की तारीख में। मुकेश शर्मा पब्लिकली स्वीकार शायद न करे, लेकिन वो प्रेजेंस अब उनकी नहीं है। मुलायम सिंह के जमाने में समाजवादी युवजन सभा थी, छात्र सभा थी, आज उनकी क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है। ये सब डोर टू डोर कैंपेन के लिए का एक हिस्सा होते हैं। और सबसे मजबूत बीएसपी का जो होता था, आज की तारीख में भी बीएसपी का जो अपना पार्टी का कैरेक्टर है, उसमें जो जिले का कोऑर्डिनेटर होता है वो कैंडिडेट से ज्यादा मजबूत होता है, वो बॉस होता है। बीएसपी की नेत्री उन्हीं से बात करती हैं, वो वोटिंग के दिन भी संपर्क में रहती हैं। कितने उनके वोटर गए, कितने नहीं गए, ये कोऑर्डिनेटर उनको बताता है। तो ऐसे में जो घनश्याम तिवारी, आपने ये विश्लेषण किया, घनश्याम तिवारी लेवल प्लेइंग फील्ड पर बड़ा जोर डाल रहे हैं और वर्चुअल रैली पर अभी मतलब मुतमईन नहीं दिख रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं तो है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुद्दा कितना अहम है और क्या इसमें एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी चुनाव आयोग को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले, या ये किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे कि ऐसे नहीं तो ऐसे, अरे तो इसमें भी दूसरे को फायदा हो गया। देखिए, चुनाव आयोग की जब घोषणा हो रही थी, चुनाव आयोग जब घोषणा कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि चुनाव सिर्फ फेयर दिखना नहीं चाहिए, फेयर होना भी चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इन बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है और सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन इट्स बेटर सेड देन डन। अब बीजेपी 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, उनका एक राष्ट्रीय कैरेक्टर है, वो मजबूत हैं,
सिर्फ कागज पे नहीं, ग्राउंड पे भी। और क्यों मजबूत है इसका हवाला मैंने आपको दिया। कांग्रेस पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में खड़ी तो हुई है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। अब उनका पर ये झंडा मुद्दों की उठाने चर्चा वाला- क्या, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी चीज होती है, वो क्या हर्ट कर सकती है कि भाई मुद्दे मुख्यधारा में आ जाएं जो अभी नहीं आ रहे थे या आ रहे थे? प्रदीप गुप्ता कहते हैं लोग हैं, पब्लिक है, सब जानती है। नहीं, प्रदीप गुप्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाकी चीजें आपको, जब आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं, जब आप अखिलेश यादव आपके क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ फ्लोटिंग वोटर्स या कुछ जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना कि माहौल बहुत अच्छा था, पब्लिक इस पक्ष में है, तो कुछ लोग भाई प्रधानमंत्री उतरते हैं तो वो खींच ले जाते हैं वोट को, ये कहा जाता है ना। 2017 में भी प्रधानमंत्री ने खूब ताकत लगाई, 2020 में बिहार में चुनाव हुए, खूब ताकत लगाई। तो ऐसे कुछ वोटर जो उनसे आकर्षित होते हैं या उन जो रैलियों से आकर्षित होते हैं वो उनके साथ जाते हैं। लेकिन विपक्ष के सामने जिम्मेदारी ये होगी कि जो मुद्दे हैं वो उनको मुद्दे- मुफीद मौका मिला है। उनको मौका तो मिला है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि कोविड काल में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, सबके सामने प्लेटर पे सजे हुए मुद्दे हैं। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ी हुई है, घटाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और डीजल की कीमत कम कर दी गई तो बहुत कम हो गई, ऐसा नहीं है। गैस की कीमत 1000 रुपए के आसपास है। बेरोजगारी की चर्चा बहुत हो रही है। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन क्या ये डिजिटल माध्यम, क्या ये सोशल मीडिया का माध्यम इस स्तर तक जा पाएगा और कि इसमें उनके लेवल वोटर तक, प्लेइंग उनके वोटर तक, उनके लेवल वोटर तक प्लेइंग पहुंचेगा फील्ड कि मिल नहीं? जाएगी क्या? शहजाद पूनावाला, देखिए एक कंसेंसस यहां पर बन रहा है वो आपकी पार्टी के फेवर में कि डिजिटल प्रचार होगा तो बीजेपी ऑलरेडी इज वे अहेड। पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है। पलट तस्वीर ये कि वो चाहे बिहार का हो, किसी भी चुनाव की बात करें, प्रधानमंत्री वो स्टार प्रचारक हैं। ही इज नॉट अ रिलक्टेंट कैंपेनर लाइक अटल बिहारी वाजपेयी। वो फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं, या योगी आदित्यनाथ। आपके पास स्टार प्रचारकों की भरमार है। तो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग तक महदूद अगर रह गया तो स्थिति नहीं सुधरती है 15 जनवरी के बाद, तो क्या ये आपको जो एक एज मिलती थी स्टार प्रचारकों के जरिए, क्या वो कुंद हो जाएगी या वो कमजोर पड़ेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो माध्यम की वजह से नहीं है, वो विश्वसनीयता की वजह से है। वो उन्होंने जो कार्य किए हैं 7 साल में, 8 साल में या 4.5 साल में, 5 साल में, उसकी वजह से है। तो माध्यम चाहे जो भी हो, वर्चुअल माध्यम से हो या फिजिकल माध्यम से हो, प्रधानमंत्री जब चुनाव में शामिल होते हैं किसी भी तरीके से, उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जनता को जो प्रधानमंत्री से मिलता है, उनको जो उनकी तरफ से एक आश्वासन मिलता है या उनसे एक उम्मीद मिलती है, वो मिलनी वाली है। तो चाहे माध्यम जो भी हो, अब देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकता। यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हम बड़ी बड़ी रैलियां करके इनको मौका नहीं देते। जब वर्चुअल रैली पर आ गए तो कहते हैं भाई साहब इन्होंने पहले से काम करके वर्चुअली बहुत सारी योद्धाएं तैयार कर दिए। आपको किसी ने हाथ पकड़कर रोका था क्या इतने वर्ष? आपने 2 साल जब कोरोना का था, एक बार मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी, ये प्रियंका वाड्रा, ये चाहे अखिलेश यादव, एक भी बार इन्होंने बड़े तौर पर चाहे जमीन पर उतरकर या रैलियों में, वर्चुअल रैलियों में उतरकर जनता की समस्याओं के बीच अपने आप को स्थापित किया हो? नहीं किया इन्होंने। तो हमारी गलती कैसे है? अगर हमारे आरएसएस के प्रचारक निरंतर कोई ऐसा स्वार्थ भाव ना रख के सेवा करने में लीन हो और विचारधारा के लिए काम कर रहे हो, तो वो हमारे खिलाफ कैसे हुआ? नहीं, वो तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव है शहजाद, जो मैं पूछ रहा हूं ना, वो बात जायज है। मेरा सवाल ये, देखिए, एक और आप जानते हैं, आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, जो दिखता है सो बिकता है। एक वो कहावत है ना, तो प्रधानमंत्री दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ दिखते हैं, तो वो प्लस फैक्टर के तौर पर काम किया जाता है। लेकिन अब जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये फिर से कोविड के साए में, तो जो लोगों ने झेला, क्या वो जख्म हरे हो सकते हैं? या जो वो परेशानियां और वैश्विक थी, वो देश की नहीं, वो कोई ये सरकार नहीं लेकर आई कोरोना पर, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो वो जिम्मेदारी आएगी। तो वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये जो मुद्दे हैं, क्या वो फिर से मुख्य धारा में या टॉकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं? क्या ये आपके लिए दिक्कत का सबब हो सकता है क्या?
संदीप जी, हमारा मुख्य चुनावी प्लैंक हमारे जो 5 साल के और जो हमने केंद्र में कार्य किए वही हैं। हम इसीलिए हम तो इसको अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बता रहे हैं। और जो महंगाई की बात करना चाह रहे हैं वो बता दे, एक बार राजस्थान में उनकी सरकार है, वहां पे बिजली की दर, वहां पे पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। महाराष्ट्र में दारू पर इन्होंने टैक्स घटा दिया, आज तक इन्होंने 1 रुपया एक्साइज वैट पर पेट्रोल और फ्यूल डीजल पर नहीं घटाया है। ये बात करते हैं किसानों की, मैं चुनौती देता हूं राजस्थान में ये 10 दिन में हम लोन माफ कर देंगे, राहुल गांधी कहकर आए थे, आज तक 1 रुपया लोन का माफ नहीं किया। 36,000 करोड़ हमने उत्तर प्रदेश में दिए हैं। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। आज हमने 4 साल में जो खरीद की है गेहूं की और पैडी की, वो इन्होंने 10 वर्ष में नहीं की है। 220 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हमने गेहूं और पैडी अलग अलग खरीदा है 4-4 वर्ष में। आज हमने गन्ने का जो भुगतान किया 1,51,000 करोड़ का, इन्होंने 10 वर्ष में उतना नहीं किया। तो हमारे पास कहने के लिए हमने 2.5 करोड़ शौचालय बनाए, हमने 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर दी। तो आज अगर ये लोग इस मुद्दे पे आना चाहते हैं, चाहे वो महंगाई हो चाहे वो विकास हो, तो हम तो पूरे तो आप तैयार हैं उन मुद्दों पर आने के लिए? आप पर आरोप जड़ दिए हैं। मुकेश शर्मा, रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल उठाते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। संदीप जी, मैं आ रहा हूं। देश और उत्तर प्रदेश को ये जानने का अधिकार है, गंगा में जो लाशें तैर रही थी, जिनके लोग गए हैं, क्या वो भूल पाएंगे? क्या जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, क्या वो लोगों की जेब पर डाका नहीं डाला जा रहा है? क्या आज जो सिलेंडर 1,000 के पार है, क्या वो माँ और बहन जो रसोई में उस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है, क्या वो उसको भूल पाएगी? क्या जिस तरीके से हाथरस के अंदर हुआ एक बहन के साथ, क्या वो उत्तर प्रदेश की महिलाएं, वहां की बेटियां भूल पाएंगी? जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो आंकड़े तहसीन पूनावाला जी दे रहे हैं, अरे गन्ना किसान, आज क्या हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान के, जाके उनसे पूछो। जिस दिन मतदान होगा, पानी पी पी कर लोग इतने गुस्से में बैठे हैं, लोग वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, 10 मार्च को जब गिनती होगी, तहसीन पूनावाला जी, आप चैनल पर भी नजर नहीं आएंगे। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म होने जा रही है, आप देखेंगे। और हम मुद्दों की बात कर रहे थे, अभी चुनावी ताल ठोकने की बात नहीं। 10 मार्च को शुरू हो जाएगी। ना घनश्याम तिवारी, यहां पर मुद्दों पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला की मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, लड़िए ना मुद्दों पर चुनाव। वो काम को इनाम देने की बात कर रहे हैं कि जनता काम को इनाम देगी। संजीव, क्यों ना इसी बात पे मैं शहजाद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ वोट मांग लेता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में आपके किसी दर्शक के पुत्र की, पड़ोसी के रोजगार लगा है, इन्होंने कहा, कोई कहता है 2 करोड़ रोजगार, कोई कहता है 70 लाख रोजगार, अगर आपके बेटे बेटी को रोजगार मिला है, पड़ोसी के बेटे बेटी को रोजगार मिला है, बेधड़क भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई, बेधड़क भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर ये मानते हैं कि एक ऐसे मंत्री के और किसानों को रौंदवाने के, उसे मंत्री बनाए रहना चाहिए, तो बेधड़क भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर ये मानते हैं कि वो 70,000 कुर्सियां खाली नहीं थी, तो बिल्कुल जहां पे जब प्रधानमंत्री जी लौट कर आ गए और पूरी भारतीय जनता पार्टी नौटंकी और आडंबर में आ गई, बेधड़क भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। देखिए, आप कोई भी वर्चुअल माध्यम इस्तेमाल कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने जाके ये कहना है, ये जो बुरे दिन आप देख रहे हैं, यही अच्छे दिन है। और हमें ये कहना है कि ये जो बुरे दिन है, ये देश की बुनियादी मुद्दे हैं। कि अगर 1,000 रुपए का सिलेंडर है, जब ये 2017 में आए थे सिलेंडर 600 रुपए का था, दोबारा गलती से जीत गए तो यही सिलेंडर आप 2,000 रुपए का दे रहे होंगे। जब ये 2017 में चुनाव में आए थे, तो ये लोगों को जाके समझाना होगा ना, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। पहले तो भाई स्टार प्रचारक, हर पार्टी में स्टार प्रचारक होते हैं, दिन में 2 रैलियां कर दी और अपना घर आकर बैठ गए। अब तो लोगों को जाकर समझाना होगा, यही तो बदला है। समझाना हमें नहीं है सर, समझाना तो इनको है ना, इनको बेरोजगार इन लोगों को समझाना है कि तुम्हारी जो बेरोजगारी है, यही तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है। इन्हें जो परिवार गरीबी में 300 यूनिट हमने बिजली फ्री दी और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हम लैपटॉप की बात करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। इनको ये समझाना है कि ये सब मुद्दे ही नहीं है। इनको ये समझाना है कि मोदी जी ने डुबकी लगा ली, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। इनको ये समझाना है कि कुर्सी खाली रह गई तो मोदी जी की जान को खतरा हो गया। इनको बेबुनियादी मुद्दों को समझाना है, इसीलिए इनको बड़े तंत्र की जरूरत है। हमें ये कहना है कि चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों पे लड़ो, वोट अपने बुनियादी मुद्दों समझाना शब्द जो आपने कई बार इस्तेमाल किया, अहमद खान,
अब ये बदला हुआ जो चुनाव है, इसमें जनता के दर पर जाकर, जिसे जनता जनार्दन कहा जाता है कि जी भगवान है, वो भगवान एक दिन के लिए होता है, बटन दबाया और उसकी बादशाहत उसी वक्त खत्म हो जाती है। इस बार दरअसल जाकर उन्हें समझाना होगा, जी जी, ये बदलाव करना होगा राजनीतिक दलों को। जी नहीं, बिल्कुल करना होगा। और देखिए, अभी देखिए पूनावाला जी ने बता दिया गन्ने का भुगतान हमने इतना कर दिया। देखिए, किसान का भुगतान किया है। किसान गर्मी, जाड़ा, बरसात में अपने खेतों में काम करता है, अपने ट्रैक्टर टाली पर गन्ना लाता है और मिल तक पहुंचाता है। अगर किसानों का कुछ भला किया है तो एहसान नहीं कर दिया, अगर पेमेंट किया है तो एहसान नहीं कर दिया। 125 रुपया किलो क्विंटल गन्ने का दाम था। बहन कुमारी मायावती जी ने उसको 250 रुपया किया था, इतिहास है। और इसके पहले राकेश टिकैत के पिताजी लखनऊ में धरना देने आए थे 2007 में। बहन जी से उन्होंने कहा कि 20 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाइए। बहन जी ने कहा आप धरना खत्म करिए, घर जाइए, सुबह अखबार पढ़िएगा। तो सुबह अखबार में जब निकला तो 40 रुपया गन्ने का दाम बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया था। ये इन लोगों ने कितना दाम बढ़ाया गन्ने का? 10 रुपया। तो ये गन्ना किसानों की बात ना करें तो नहीं, अच्छा 10 रुपए 2017 में बढ़ाए थे, फिर 4 साल बाद 4.5 साल बाद फिर 35 रुपए बढ़ाए। किसान ये जानता है कि पीछे से जी चढ़ा के मारा हमको है। किसी इतिहास में आज तक या तो जनरल डायर ने किया था या तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये किसान अच्छी तरह से जानता है। और 70 से 75% किसान गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाले लोग सब जानते हैं, महंगाई को भी जानते हैं कि कितनी महंगाई हमारे सर पे है। आज आटा, दाल, चावल, गेहूं के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं। आज पेट्रोल के दाम से हमारे ऊपर कितनी बड़ी महंगाई पड़ रही है। किसान जो ट्रैक्टर चलाता है उसके ऊपर डीजल तो ये अब जनता को जाके समझाना होगा ना आपको। प्रदीप गुप्ता, आपने कहा पब्लिक है, सब जानती है, पर ये अंदाज तो बदलेगा ना। पहले नेता के पास जाओ समझने के लिए मुद्दे, अब नेता को जाना पड़ेगा ना समझाने के लिए। बड़ी आसान, बड़ी सिंपल सी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। जो पहले भी जाते थे, पहले तो सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल की रीच उतनी नहीं होती थी, तो वो पहले भी जाते थे। हाँ, ये बात सही है कि अब जो है पॉलिटिकल पार्टियों की राह उतनी आसान नहीं रही कि आप एक रैली करके और बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएंगे। अब आपको, जैसे आपने कहा, घर घर जाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। उससे पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी आती है। जब आप फेस करते हैं किसी को, जब आप किसी को फेस करते हैं, तो यदि आपने परफॉर्मेंस ठीक नहीं किया है, तीनों चारों पार्टियों ने, मैंने जैसे पिछली बार भी बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 2-2 बार फुल सरकारें चलाई है 5 वर्ष की, तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। और जो पार्टी इसमें बेहतर होगी, जनता उसके साथ जाएगी। बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये इक्वेशंस जो चेंज हुई हैं सुकेश। नहीं, देखिए, इसमें बहुत बड़ा चेंज मैं मानता नहीं हूं। हाँ, 5 साल का परफॉर्मेंस उससे जो वोटर है वो मानस बनाता है। जो कैंपेनिंग है वो उसको फैसिलिटेट करती है कि हम आपको जाकर बताएंगे, अपनी कमियों को छुपाएंगे, अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको बताएंगे। हाँ। जो विपक्षी हैं वो उपलब्धियों को छुपाते हैं, कमियों को गिनाते हैं। और इसके लिए एक माध्यम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत मजबूत होने का यह मतलब नहीं है कि आप चुनाव जीतने जा रहे हैं अनटिल अनलेस आपने 5 साल में परफॉर्म ठीक नहीं किया है। एक पैरेलल खींच दीजिए। हालांकि उस समय वो पेनिट्रेशन नहीं था, सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडियम उतना हावी नहीं था, लेकिन वो आने लगा था। 2004 का चुनाव याद कीजिए, इंडिया शाइनिंग। और तब प्रमोद महाजन ने पूरा कैंपेन जो है वो उस तरीके से डिजाइन किया। पहली बार लोगों के पास फोन आते थे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं। और मुंबई में कार्यकारिणी 6 महीने प्रीपोन करा दिए थे। प्रीपोन कराया इसलिए कि उन्हें लगा कि माहौल बहुत अच्छा है और पहली बार ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। तो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा करिश्माई नेतृत्व था, सब कुछ था। पर आज की तारीख में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि बदला हुआ अंदाज है, ये हमारे काम आएगा, हमारी रणनीति चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। आपको नए सिरे से पूरी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। हाँ। और ये इनफैक्ट अगर पहले से लोगों ने तैयारी इसकी शुरू नहीं की है तो दे आर लैगिंग बिहाइंड। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी जैसी जो फ्रंट फुट पे खेलने वाली पार्टी है, उसने, देखिए, वो एक पूरा चक्र तो लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री हर स्टेट में घूम चुके हैं। उत्तर प्रदेश तो कई बार जा चुके हैं वो। तो उन्होंने एक बार तो कैंपेनिंग कर ली है। अब उनको ना भी मौका मिले तो उनके योद्धा लग जाएंगे उसमें।
बाकी पार्टियां क्या वो उनको उस तरीके से वहां फाइट दे पा रही हैं क्या, ये एक देखने वाला सवाल। और यहां एंटी इनकम्बेंसी किक इन कर सकती है क्या कि कोरोना के नंबर्स बढ़ने लगे तो पुरानी 2020-2021 की तस्वीरें याद कराने में कामयाब होता है विपक्ष या नहीं। तो नए बदले अंदाज में यह चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और इस बार भीड़ की भरमार पैमाना नहीं होने वाला है, मुद्दों की भरमार होगी क्या। और नेताओं को पहले तो जनता आती थी और वो समझाते थे, अब नेताओं को जाना पड़ेगा और जनता जनार्दन को समझाना पड़ेगा। तो दिलचस्प चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।